नमस्कार, मैं कमलेश सिंह एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से। इस सेशन में हम लोग फंडामेंटल राइट पर डिस्कस करेंगे, आगे के आर्टिकल यानी अनुच्छेद पर। और पीछे से आप लोग जो है सारा क्लास या जो रिकॉर्डेड वीडियो है क्लास हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो क्रम से प्लेलिस्ट में है। आप लोग चेकआउट करके एकदम क्रम से आप पढ़ते हुए चले आ सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम सिस्टमेटिक हम लोग आर्टिकल वाइज यानी अनुच्छेद वाइज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग इसको अवश्य देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का भाग 3, ओके, पार्ट 3 यानी पार्ट 3। इसमें फंडामेंटल राइट में हमें देखना है, क्या देखना है? संस्कृति एवं शिक्षण संबंधी अधिकार। ओके, 28 तक हम लोग देख चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 12 से अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 28 तक का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीछे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 29 और 30 में इसमें डिस्कस करते हैं। ओके, और 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30 में क्या दिया गया है कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात कही गई है। ओके, यानी हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है, उसमें संस्कृति यानी कल्चर और एजुकेशन के भी अधिकार दिए गए हैं। तो किसको दिए गए हैं, कैसे दिए गए हैं, किन क्लास को दिए गए हैं, वर्ग को, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 पर हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ओके, ये एग्जाम में आपसे पूछ देता है, आरओ, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, सभी एग्जामों में यह क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित प्रावधान कहाँ किया गया है? तो वह आर्टिकल 29 में किया गया है। ओके, आर्टिकल 29 में किया गया है, यानी फंडामेंटल राइट्स के मूल अधिकार में अनुच्छेद 29 में किया गया है। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन की बात कही गई है ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ओके, माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रोटेक्शन यानी संरक्षण की बात कही गई है। अब 29 में दो जो पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, दो जो इसके सब क्लास है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट यानी पहला जो पॉइंट है वह दिया गया है कि भारत में नागरिकों, अब यहां ध्यान रखना है, भारत में नागरिकों यानी इसमें व्यक्ति शब्द का उल्लेख नहीं है, पर्सन शब्द का उल्लेख नहीं है। ओके, यहाँ पर इंडियन सिटीजन की बात कही गई है, नागरिक की बात कही गई है। तो भारत में नागरिकों के सभी वर्गों जिनकी अपनी विशेष, ओके, जिनकी अपनी विशेष भाषा यानी लैंग्वेज, लिपि अथवा संस्कृति यानी कल्चर है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ओके, यह हमें राइट मिलता है, अधिकार दिया गया है। क्या कि भारत में जो नागरिक है, सिटीजन है, वह किसी भी क्लास के हो, यानी सभी वर्ग दिया गया है, ऑल क्लास की बात कही गई है। तो सभी वर्ग यहाँ पर कहा गया है, ऑल क्लास की बात कही गई है, जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि अथवा संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ओके, और इसमें दूसरा पॉइंट जो है, यह क्या कर रहा है भाई? कर रहा है राज्य। राज्य से तात्पर्य है स्टेट। ओके, अब यहाँ राज्य यानी स्टेट से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 12 में हम लोगों ने राज्य की परिभाषा देखा, यानी स्टेट का डिफिनीशन हम लोग देखे हैं, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। राज्य से संबंधित है केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल और इसके अधीन आने वाले अधिकारी और प्राधिकारी। ओके, तो ये यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि राज्य द्वारा पोषित यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पोषित यानी बनाई गई कोई शिक्षण संस्था है, पोषित या राज्य निधि से, यानी राज्य अपने फंड उसे दे रहा है या केंद्र सरकार के पैसे से बन रहा है। ओके, तो वही कह रहा है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले, ओके, सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्था, यानी कोई शिक्षण संस्था है, स्कूल है, कॉलेज है, ओके, कोई शिक्षण संस्था है,
शिक्षण संस्था में धर्म, जाति, मूलवंश तथा भाषा के आधार पर कोई विभेद यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर बातें? यहाँ पर यह कहा गया कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्था में धर्म, जाति, मूलवंश तथा भाषा के आधार पर कोई भेदभाव यानी विभेद नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोई अलग लैंग्वेज बोलने वाला है, असमिया बोलने वाला है, ओके, गुजराती बोलने वाला है, भोजपुरी बोलने वाला है, कन्नड़ बोलने वाला है, तमिल भाषा बोलने वाला है, तो इस आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा कि आप हिंदी नहीं जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते, इसलिए एडमिशन आपका नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि धर्म के आधार पर भी विभेद नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर भी विभेद नहीं किया जाएगा कि इसमें फॉरवर्ड लोगों का ही एडमिशन होगा, ओके, इस आधार पर भी विभेद नहीं किया जाएगा। आप किसी विशेष धर्म को मानते हैं या सनातन धर्म हिंदू से है या इस्लाम धर्म से है या फिर ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, पारसी धर्म के मानने वाले हैं, सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, आपका एडमिशन इसमें नहीं होगा। इस आधार पर कोई विभेद यहाँ पर दिया गया ना, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ओके, यानी सभी लोगों का समान रूप से उसमें एडमिशन होगा, ओके। तो यह था अनुच्छेद 29। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 30 पर, ओके। अनुच्छेद 30, ओके, अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है? 29 को हम लोग देख लिए। अनुच्छेद आर्टिकल 30 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 30, तो 30 में कहा गया है शिक्षण संस्थाओं, ओके, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर क्या कहा गया है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। अब इसमें भी 2 पॉइंट है, 2 सब क्लाज है। क्या है? फर्स्ट पहला पॉइंट क्या है कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग, ओके, सभी अल्पसंख्यक वर्ग चाहे धर्म पर आधारित हो या भाषा पर आधारित हो। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग जो है, माइनॉरिटीज की जो बात कही गई है, उनका डिफिनीशन कैसे दिया गया है, किसको अल्पसंख्यक माना गया है, किसको अल्पसंख्यक कहा गया है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 30 में, आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक का जो डिफिनीशन दिया गया है, 2 आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को माना गया है या अल्पसंख्यक वर्ग माना गया है। यहाँ पर दिया गया है कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग चाहे धर्म पर आधारित हो, ध्यान रखना है, यानी वह किसी विशेष धर्म से बिलोंग करते हैं, ओके, और या भाषा हो, तो सभी अल्पसंख्यक वर्ग चाहे धर्म पर आधारित हो या भाषा पर, 2 ही बेस माना गया है, आधार 2 ही है। अल्पसंख्यक वर्ग मानने के लिए हमारे संविधान में 2 ही आधार बनाया गया है, धर्म बनाया गया है और भाषा, ओके। धर्म मतलब कि उनकी जनसंख्या, पॉपुलेशन कम हो, वो भी किसी विशेष धर्म को मानते हैं, उनका कोई विशेष लैंग्वेज भी है, इसी आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग को डिफाइन किया गया है, ओके। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो इसमें पहला पॉइंट, सभी अल्पसंख्यक वर्ग चाहे धर्म पर आधारित हो या भाषा पर आधारित हो, उन्हें अपनी रुचि के अनुसार, ओके, उन्हें अपनी रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने का अधिकार होगा, यानी स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार होगा। और वह अल्पसंख्यक वर्ग किस आधार पर होंगे? धर्म पर आधारित होंगे और भाषा पर आधारित होंगे। रिलीजन एंड लैंग्वेज 2 ही बेस निर्धारित किया गया है, ओके। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? अनुच्छेद 30 का दूसरा पॉइंट कह रहा है राज्य। अब यहां ध्यान रखना है, राज्य से तात्पर्य फिर वही केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राज्य शिक्षण संस्थाओं को, यानी किसी भी स्कूल कॉलेज को, राज्य शिक्षण संस्थाओं को अनुदान यानी धन देते समय, ग्रांट देते समय, ओके, तो राज्य शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देते समय इस आधार पर कोई भेदभाव, यानी इस आधार पर कोई विभेद या भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग, अब यहां ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक वर्ग
के नियंत्रण में है। यानी जो राज्य है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसी स्कूल कॉलेज को ग्रांट देते समय, धन देते समय, अनुदान देते समय यह भेदभाव नहीं करेगा कि नहीं यह किसी अल्पसंख्यक वर्ग का के द्वारा चलाया जा रहा यह स्कूल या कॉलेज है। ओके, इस आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि राज्य की दृष्टि में, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दृष्टि में सभी वर्ग के लोग समान हैं, चाहे वह अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों या फिर किसी अन्य वर्ग के लोग हों। सभी लोग केंद्र और राज्य सरकार के दृष्टि में समान है, इक्वल है। इस प्रकार सरकार किसी भी तरह से विभेद नहीं करेगा। ओके, तो यह पॉइंट है इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार और हम पढ़ देते हैं। अनुच्छेद 30 में जो व्यवस्था की गई है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार कहां दिया गया है, तो अनुच्छेद 30 में। ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। ओके, अब इसमें दो पॉइंट है, दो सब क्लास है। और इसमें पहला जो है सभी अल्पसंख्यक वर्ग, तो अल्पसंख्यक वर्ग का डिफिनीशन जो दिया गया है, सभी अल्पसंख्यक वर्ग चाहे धर्म पर आधारित हो या भाषा पर आधारित हो, उन्हें अपनी रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने का अधिकार होगा। ओके, दूसरा पॉइंट है राज्य शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देते समय इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के नियंत्रण में है। ओके, तो यह था अनुच्छेद 29 और 30 पर हम लोग डिस्कस किए। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि हम लोग डिस्कस किए हैं लेकिन फिर भी कर लेते हैं। जो हमारे संविधान में एक अनुच्छेद को निकाल दिया गया है 31, यानी आर्टिकल 31 जो है अनुच्छेद 31 को, इसको हटा दिया गया है, यहां से रिपेल कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। यह था संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन जो दिया गया था, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, तो प्रॉपर्टी के बारे में दिया गया था कि व्यक्ति, नागरिक जो है संपत्ति का अर्जन कर सकता है। तो इसे क्या कर दिया गया है, इसे हटा दिया गया है, इसे समाप्त कर दिया गया है और इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया और इसे ले जाकर के अनुच्छेद आर्टिकल 300 यानी 300 ए में ले जाकर इसे स्थापित कर दिया गया, वहां पर इसे रख दिया गया और इसे वहां पर इसे विधिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया, कानूनी रूप प्रदान कर दिया गया है कि अगर राज्य से तात्पर्य है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो राज्य को जब जरूरत पड़ेगी तो वह कानून के अंडर, मतलब अंडर लॉ, कानून के तहत वह उस संपत्ति को क्या कर सकती है, अर्जित कर सकती है, यानी ले सकती है। जैसे आप देखते हैं कि सड़क बनता है, यानी हाईवे रोड बनती है या एयरपोर्ट बनता है, एनीवे फैक्ट्रियों की स्थापना होती है, तो वहां पर जमीन यानी भूमि का अधिग्रहण होता है, तो वह किसानों को की जमीन को वह ले लेते हैं या फिर जिसका भी हो जमीन उसको ले लेते हैं और उसके एवज में उन्हें धन दे दिया जाता है। ओके, तो जमीन सरकार उनसे क्या कर लेती है कि सरकारी रेट पर उसे खरीद लिया जाता है। तो इस प्रकार अगर संपत्ति के अनिवार्य अर्जन का अधिकार रहता तो हम लोग क्या है, अपनी संपत्ति को गवर्नमेंट को या किसी अन्य को, गवर्नमेंट को अगर न चाहे तो हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है, अधिकार है। ओके, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया और संपत्ति का अनिवार्य अर्जन जो था इसे अनुच्छेद 31 में 31 में था, इसे समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे यहां से रिपेल कर दिया गया, हटा दिया गया और इसे 300 क में रख करके इसे कानूनी स्वरूप, विधिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे, हम लोग इसको देखें, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में।